है, आज हम जीआईसी प्रवक्ता 2015 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। जीआईसी प्रवक्ता 2015, और इसमें जो सामान्य अध्ययन का आया है, किसका? सामान्य अध्ययन जो प्रश्न पत्र है उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि की लक्षित वृद्धि दर है, क्योंकि अब तो पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो गई। पंचवर्षीय योजनाओं जो उसका जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, उसका स्थान जो है वो क्या ले लिया? नीति आयोग ने ले लिया ना। तो अब इस तरह का प्रश्न नहीं बनेगा। फिलहाल इसमें दिया है तो आप कर ही लेते हैं। उस समय था 3%, 3.5%, 4%, 5%। ठीक है। तो इसका उत्तर है तीसरा उत्तर है 4%। ठीक है। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी हमारी, ठीक है, उसमें जो है जो लक्ष्य रखा गया था कृषि के विकास का, वो जो है 4% था। ठीक है। और सकल घरेलू उत्पाद का जो लक्ष्य था 9.95% रखा गया था। ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग विकास दर रखा जाता है। ठीक है। और एक संपूर्ण जीडीपी का विकास दर लक्ष्य रखा जाता है। फिलहाल यहाँ आपका कृषि का पूछा है, अब नहीं पूछेगा, क्योंकि योजना आयोग अब नीति आयोग में कन्वर्ट हो चुका है। तो नीति आयोग की जो भी योजनाएं रहेंगी उससे रिलेटेड पूछेगा। निम्नलिखित वर्षों में से किसमें कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों की सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि दर सबसे कम थी? ठीक है। यानी सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और उससे रिलेटेड जो सेक्टर थे उसमें जो है समृद्धि दर सबसे कम किस वित्तीय वर्ष में रही थी? तो इसमें दिया है 2007-8 में, 8-9 में, 10-11 में, 2013-14 में। ठीक है। तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, और ये 2013-14 में सबसे कम रही है। ठीक है। 2013-14 में सबसे कम रही है। फ्लिंट कांच की एक क्षण जब कार्बन डाइसल्फाइड में डुबोई जाती है तो प्रायः अदृश्य हो जाती है। एक फ्लिंट एक कांच का एक टाइप है, टाइप्स ऑफ जो है वो कांच का है। तो उसका जो है उसकी जब क्षण को जो है कार्बन डाइसल्फाइड रसायन में जब वो डुबोया जाता है तो प्रायः अदृश्य हो जाती है। क्यों अदृश्य हो जाती है? पहला ऑप्शन दिया है क्योंकि फ्लिंट कांच कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। दूसरा ऑप्शन है फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक वही है जो कार्बन डाइसल्फाइड का है। तीसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। चौथा है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है। तो क्षण अदृश्य हो जाती है, वो दिखाई नहीं देती। ठीक है। अब इसमें कारण क्या है? तो कारण ये होगा कि घुलने के कारण अदृश्य नहीं होती, घुलता नहीं, बल्कि ये क्या होता है, वो उसका जो दोनों का अपवर्तनांक वही है। फ्लिंट कांच और कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक वही। अपवर्तनांक मतलब किसी चीज कोई चीज किस पॉइंट पे जाकर फ्लक्चुएट होती है, अपवर्तन करती है दिखने के लिए। तो दोनों का जब इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा? वो नहीं दिखेगी। तो दोनों का अपवर्तनांक जो है वही होता है। इसी वजह से जो है क्या होता है, वो अदृश्य हो जाती है। तो ये इसका ऑप्शन है। साइंस का क्वेश्चन था ना, विज्ञान का। कपड़ों को नील लगाया जाता है क्योंकि? ये बड़ा बढ़िया व्यवहारिक क्वेश्चन है, आप लोग डेली यूज में करते ही हैं। पहले तो, अब नहीं, तो अब तो थोड़ा कम हो गया। पहले जो है सफ़ेद कपड़ों पे जरूर नील लगाते थे। तो यह कपड़े, देखिए, यह कपड़े को जल्दी नहीं गंदा होने देता, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा है सूर्य के प्रकाश में वह चमकता है जो कपड़े को चमक देता है। तीसरा है यह कपड़े के रंग को नीला बनाता है। चौथा है इसका रंग पीले का पूरक है, इसीलिए वह सफ़ेदी उत्पन्न करता है। ठीक है। कौन सा? चौथा ना। सारे लोग सहमत हैं? बिल्कुल, लगा के देखिएगा, प्रयोग करके भी देख लीजिएगा। क्योंकि जो इंडिगो होता है, जो हमारा नील होता है, वो क्या करता है, वो
ये एक तरीके से पीलेपन का पूरक होता है, और कपड़े में जो मटमैलापन होता है, पीलापन होता है, उसके साथ मिल जाता है, कम्प्लीमेंट हो जाता है, और सूती कपड़ों में खास तौर से वो पीलेपन से निजात दिला देता है। ठीक है, हाँ, तो ये ऑप्शन सही है कि इसका रंग पीले का पूरक है, इसलिए सफ़ेदी उत्पन्न करता है। अगला देखिए, एक फोटान है। फोटान क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटान, सबका नाम सुने होंगे। प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटम है, पहला ऑप्शन। पदार्थ का एक क्वांटम है, एक धनात्मक आवेशित कण है, एक प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए एक यंत्र है। बताइए क्या है? फिर से ऑप्शन दे दें। प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटम है, आकांक्षी ध्यान से सुनिएगा। दूसरा है प्रकाश का एक, पदार्थ का एक क्वांटम है, तो पदार्थ का तो क्वांटम है नहीं। ठीक है, एक धनात्मक आवेशित कण है, नहीं, धनात्मक नहीं है ये। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए यंत्र है। प्रकाश की तीव्रता प्रकाश वर्ष से नापी जाती है। प्रकाश की दूरी ना, प्रकाश की दूरी प्रकाश वर्ष से नापी जाती है, और तीव्रता जो है वो किसी और चीज़ से नापी जाती है। ठीक है, तो ये जो है फोटान जो है वो प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटम है। ठीक है, हाँ, यानी फोटान ऊर्जा का एक प्रकाशाणु है। क्वांटम यानी प्रकाशाणु है। ठीक है, जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुम्बकीय विकिरण के मूलभूत कण को कहा जाता है। समस्थानिक रखते हैं, साइंस से बड़ा क्वेश्चन दिया, इकट्ठे दे दिया। समस्थानिक रखते हैं, समस्थानिक। ठीक है, समान परमाणु क्रमांक, समान द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक, समान अवोगाद्रो संख्या, समान द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो समस्थानिक किसे कहते हैं? जो भी तत्व समान परमाणु क्रमांक रखते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला, जो भी तत्व समान परमाणु क्रमांक रखते हैं उसे समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है, जिनमें परमाणुओं की संख्या जो है समान होती है वो समस्थानिक कहलाते हैं, और जिसका परमाणु भार समान होता है उसे समभारिक कहते हैं। ठीक है, समस्थानिक और समभारिक शायद कक्षा 8 से में 10 उसमें आप लोगों ने पढ़ा रहा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। वो जो क्या कहते हैं, एक विद्वान हुआ करते थे जिन्होंने परमाणुओं का वो बताया है। रदरफोर्ड ने तो वो किया था। ठीक है, ईटा पैनाचे, वो उसके लिए कोड है, किसने क्या ना, चैडविक और ये। हाँ, ये आपने देखा होगा एक होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ना, नियान, आर्गन, इस तरीके से जो तत्वों का जो परमाणु क्रमांक वाला एक किसने दिया था? आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, उसकी बात कर रहा। आप पूछ सकता है आवर्त सारणी किसने दिया? मेंडलीफ ने। तो हम लोग इंटर वगैरह पढ़ा करते थे तो याद रहता था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, आर्गन, इसी तरीके से पूरा जो है तत्व। फिलहाल कोई बात नहीं। अगला प्रश्न आपका है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि जैन कल्पसूत्र के लेखक थे भद्रबाहु, नागसेन, बुद्धघोष, कात्यायन। जैन कल्पसूत्र, ठीक है, ये जैन कल्पसूत्र के भद्रबाहु, बिल्कुल बिल्कुल 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया। अगला है राज तरंगिणी की रचना हुई थी 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में। ठीक है, राज तरंगिणी बताइए कितने लोग 12वीं वाले, कितने 13वीं वाले? ठीक है, एक्चुअली इसकी रचना किसने की है? कल्हड़ ने, और ये इस पे कश्मीर का इतिहास है। ठीक है, राज तरंगिणी, दो भाई थे, कल्हड़ थे, बिल्हड़ थे। ठीक है, कल्हड़ ने राज तरंगिणी की रचना की, और कश्मीर के शासन का इसमें वर्णन है। कश्मीर का वर्णन, ऐसे भी प्रश्न बनता है कि कश्मीर का वर्णन जो है किसमें, किस रचना मिलता है? तो कल्हड़ की राज तरंगिणी में। ठीक है, ये एक्चुअली जो है जयसिंह नाम का एक राजा था, वो 1128 से लेके 1154 ईस्वी यानी कि 12वीं सदी में उसके दरबार में रहते थे, और
उसी समय इन्होंने जो है इस राजतरंगिणी का राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखा, जो 8 तरंगों में है। उसे नहीं जा सकता है, थोड़ा अंदर जाएगा। 8 तरंग में है और 8000 श्लोक है। ठीक है, तो प्रथम 3 तरंगों में प्राचीन कश्मीर का वर्णन है। ठीक है, और चौथे से छठे तरंग में कारकोट और उत्पल वंशों का इतिहास, जो कश्मीर में जो भी वंशों ने शासन किया उसका है। और 7वें 8वें तरंग में लोहार वंश का इतिहास अंकित है। हालांकि इतना अंदर नहीं पूछेगा हिस्ट्री का, क्योंकि आप तो हिस्ट्री पेपर तो हो नहीं रहा, जीएस का है। बस इतने जानिए। ठीक है, जानूँ तो मैं इतना जानूँ, राजतरंगिणी जानूँ और उसके रचनाकार कल्लड़ को जानूँ। बस इतना जानिए। निम्नलिखित में से किसने गांधी को चंपारण में आमंत्रित किया था? कल संयोग से मैं गांधी मूवमेंट पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा लगा, पढ़ते पढ़ते सो भी गया था। बाद में फिर मोबाइल जब गिरी तब जान पाया। तो उसमें गांधी जी को चंपारण आमंत्रित कौन किया था? ठीक है, तो आप इसमें दिया है जेबी कृपलानी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, मोतीलाल नेहरू ने, राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ल नाम के एक व्यक्ति ने कहा था कि आप गांधी जी आप चंपारण आइए, क्योंकि गांधी जी एक्चुअली वहाँ जब दादा अब्दुल्ला का केस देख रहे थे, गांधी जी के साथ वही हुआ ना, जब ये ट्रेन से फेंक दिए जाते हैं, टिकट उकट बकायदा फर्स्ट क्लास के लिए होते हैं, और बढ़िया गांधी जी उस समय बहुत अप टू डेट रहते थे। गांधी जी शुरुआत में जब गए थे ना, बिल्कुल वो अंग्रेजों वाली हैट लगाना, सारी चीज़ें बहुत एकदम स्टाइलिश तरीके से, और जो है चूँकि अंग्रेज लोग उस समय एक स्टैंडर्ड होते थे ना, एक मानक माना जाता था, तो लोग उसी तरीके से जो भी गए। देखिए अम्बेडकर जी जिन्ना वगैरह जो है, जिन्ना बाकायदा सिगार पीते हुए दिखेंगे आपको, और बढ़िया कोट टाई अम्बेडकर जी। कि गांधी जी जब फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठते हैं, थोड़ी सी कहानी 2 मिनट बता देता हूँ। फर्स्ट क्लास ट्रेन के डिब्बे में जब बैठ जाते हैं तो अंग्रेज लोग जो है, जैसे नहीं होता कि इंडिया में अछूतों के साथ जैसा व्यवहार, तो वही चीज़ गांधी जी के साथ वहाँ दक्षिण अफ्रीका में हुआ। फिर उनको एहसास उस चीज़ का हुआ था। जब तक एहसास नहीं होता तब तक आदमी, इसीलिए तो फिर वो अछूतोद्धार में लगे थे। फिलहाल तो वहाँ उनको क्या किया गया, जब वो फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठ गए तो अंग्रेजों ने कहा, अरे ये तो इंडियन बैठ गया। उनका ये मानना था इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, भारतीय और कुत्ते अलाउड नहीं हैं। उनके पार्कों और में लिखा रहता था जो उस तरह के, मतलब इतना जान लीजिए गिरा हुआ समझते थे, क्योंकि जानते थे कि हम तो इन पे राज कर रहे हैं, ये हमारे दास हैं, तो फिर उसी के बराबर है। फिलहाल जब ढकेल दिया जाता है, उतरने कहा जाता, कहते हैं मैं टिकट उकट लिया, वो टीटी भी आता है, उससे कहते हैं, तो कहता है कुछ नहीं, टिकट फिकट माने कुछ नहीं, ढकेल दिया जाता है और गिरते हैं। फिर वही संकल्प वो लेते हैं, मैं जो है, ठीक है। तो फिर दादा अब्दुल्ला का केस लेते हैं, तो उस समय जो कुछ भारतीय वहाँ पे, अरे पहला गिरमिटिया लिखा ना गिरिराज किशोर ने, वहाँ कुछ ऐसे मजदूर बेचारे रहते हैं। अब मैं क्या करूँ, यहाँ चीज़ें कैसे बताऊँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जिक्र कर दे रहा हूँ। वहाँ जो मजदूर रहते हैं उनका वो वीज़ा ख़त्म हो चुका होता है, और वो बेचारे जो है ऐसी स्थिति में होते हैं ना, वहाँ उनको रोज़गार मिल रहा होता है और न वो भारत आ पाते हैं। ऐसी कंडीशन में ऐसे लोगों के लिए गांधी जी उनका केस लड़ते हैं, उनके लिए धरने पे बैठते हैं। फिर धीरे धीरे जो है अपने दर्द को दुनिया का दर्द बना दिया उन्होंने। फिर धीरे धीरे गांधी जी फेमस हो जाते हैं, और गांधी जी गए थे वहाँ 3 महीने के लिए, और रह जाते हैं 25 साल। और 15 में जब आते हैं 9 जनवरी को, तो उनकी भव्य स्वागत होती है। वो अपने आप को राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं, और गोखले जी इनका भव्य स्वागत करते हैं। तो एक ग्लोबल लीडर बन चुके थे अफ्रीका से। जैसे कोई होता नहीं पहले से ही जिसके बारे में बड़ा चर्चा होगा, जब आएगा तो एक बार जो है, और उस समय क्योंकि नरम दल गरम दल वाला भी था, तो उसमें तिलक जी का फिर डेथ भी थोड़ी दिन के बाद हो जाता है। तो एक तरीके से गोपाल कृष्ण गोखले भी मर जाते हैं, तो एक स्पेस मिल जाता है। एक होता नहीं कभी कभी कुछ लोगों को एक मौका, जैसे
जैसे कांसीराम जी बूढ़े हो चुके थे, तो वो मूवमेंट जो आगे बढ़ाए तो कांसीराम जी ने जो है मायावती जी को मौका दिया। तो वही हाल हुआ कि मतलब गोखले वगैरह की उधर जो है वो हो चुके थे, एकदम बूढ़े हो चुके थे, और वो तिलक एक्सपायर कर गए थे, तो नरंगल धरमगल दोनों का थोड़ा सा। तो गांधी जी जो है, और गांधी जी की शैली अलग थी। उसके पहले सारे कांग्रेस के लीडर्स जो होते थे बढ़िया कोट पैंट टाई पहने और बस सम्मेलन किया करते थे, कोई जनता तक नहीं जाता था। और गांधी जी क्योंकि कोट पैंट टाई भी त्याग दिए थे, उन्होंने सोचा कि जब तक भारतीयों के तन पे कपड़े नहीं हो जाते तब तक मैं खुद कपड़ा नहीं पहनूंगा। तो गांधी जी को कुछ भी लाभ कही, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी गांधी जी के पास। आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है, अहिंसात्मक आंदोलन हो रहा है, इसको आपने देखा होगा कि कितना हिंसात्मक बनाने का कोशिश किया जा रहा है, कि किसी को भेज दिया जाता है किसानों को मारने के लिए, गोली चलाने के लिए, जो भी चीज़ें हैं, ताकि अहिंसा भड़क उठे, तो सारी हिंसा भड़क उठे। और जब हिंसा भड़क उठे तो हिंसा के उसमें सारे लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा, नहीं तो फिर लाठी बरसा के खदेड़ दिया जाएगा। लेकिन जब अहिंसात्मक रूप से टिके रहे तो उन पे अगर लाठियाँ बरसाई जाएंगी या कुछ भी किया जाएगा, तो भारतीय मीडिया से लेके और राइटर्स वगैरह अमेरिका वगैरह सब कवर करेंगे ना, कवर करेंगे तो भारत का थू थू होगा। तो यही चीज़ तो हुआ था जब गांधी जी उस तरीके से मूवमेंट चला रहे थे, लाठियाँ बरसाई जा रही थी लोगों पे जब लाठियाँ बरसाई जा रही थी तो ये लोग अपना काम करते रहते थे, चुप मार के, जो करना होता था करते रहते थे, लाठियाँ खाते रहते थे। अब उसको जब पूरी मीडिया ने कवर किया, विदेशी और सारी चीज़ें, तो उसमें ब्रिटिश सरकार का बड़ा आलोचना हुआ कि अरे यार ये तो निहत्थों पे बरसा रहे हैं। तो एक अलग तरीके का वो था। और जनता से जुड़े गांधी जी आते हैं तो पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, और फिर लोग अपनी स्त्रियों को क्यों उनके असहयोग आंदोलन में भेजने लगे थे, क्योंकि वो अहिंसात्मक था। अगर वहाँ गोली चलती तो भेजता कोई व्यक्ति अपनी स्त्रियों को, लेकिन वो अहिंसात्मक था। लोगों को विश्वास था कि मतलब गोली वोली नहीं चलेगी, सुरक्षित तरीके से। तो एक तरीका जो ईजाद किया गांधी ने, वो अपने आप में अनूठा था। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं। तो राजकुमार शुक्ल आया और चंपारण के लिए ले गया, और चंपारण में जब ये सत्याग्रह किया इन्होंने कृषकों की समस्याओं के लिए, तो फिर क्या हुआ कि सरकार को झुकना पड़ गया था। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ल ये बड़ा एक जो है एक साधारण कार्यकर्ता था कांग्रेस का, और उसने जो है गांधी जी को बुलाया, फिर वहीं से पहला सत्याग्रह इनका शुरू होता। चलिए अगला जल्दी कर लेते हैं। गोविंद सागर जलाशय स्थित है, कहाँ स्थित है? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। तो गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन गदर दल से संबंधित नहीं था? गदर आंदोलन जो चला था, लाला हरदयाल ने चलाया था। ठीक है, तो देखिए मैंने बता ही दिया, लेकिन कौन संबंधित नहीं था? अब इसमें लाला हरदयाल, रामचंद्र, बरकतुल्लाह, खुदीराम बोस। तो खुदीराम बोस नहीं थे। खुदीराम बोस और सोहन सिंह जो है वो 1913 में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना किया था, और इस तरीके से उसमें जुड़े थे। गदर वाले खुदीराम बोस नहीं जुड़े थे। ठीक है, खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर बम कांड से भी रिलेटेड है। तो गदर वाला जो है, अच्छा ऐसे एक प्रश्न और भी पूछता है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल। ठीक है, ये प्रश्न पूछता है। चलिए कोई बात नहीं। गोविंद सागर वाला हो ही गया। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है बताइए? असम में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में। सिक्किम में है बिल्कुल। यूरोप के 4 राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी डैन्यूब, म्यूरेस, राइन, लोआर कौन सी नदी है? यूरोप के 4 राज्यों से तो लोआर नदी है। ठीक है, निम्नलिखित में से देशों में से कौन खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है? खाद्यान्न में जो है कौन सा देश आत्मनिर्भर है? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो फ्रांस आत्मनिर्भर है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? सबको पता होगा, अंबेडकर दिया है, वल्लभ भाई पटेल दिया है, के एम मुंशी दिया, राजेंद्र प्रसाद। तो अध्यक्ष जो है वो राजेंद्र प्रसाद थे। और आपको पता है
कि सबसे पहले जो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा थे, और उसके बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद जो है संविधान सभा ने अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता? जो पंचायती राज की 3, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर, जिला स्तर, बताइए। तहसील स्तर नहीं है, ठीक है, उसमें गांव स्तर है, फिर ब्लॉक लेवल है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल ना। हाँ, ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जिला पंचायत और जिला पंचायत का जो चुनाव करते जिला पंचायत अध्यक्ष होता है ना। तो फिलहाल ब्लॉक प्रमुख का भी होता है, जो बीडीसी वाले जीत के जाते हैं ब्लॉक प्रमुख वाले चुनते हैं, और जो जिला पंचायत सदस्य जीत के आते हैं जिला पंचायत। तो यहाँ पे तहसील स्तर की कोई बात नहीं की गई है। भारतीय संघीय व्यवस्था की पढ़ाई निम्न विशेषताओं में से कौन सी सही है? शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, ठीक है। इसमें कौन विशेषता सही है? तो आप देख रहे हैं कि पहला जो शक्तियों का बंटवारा है बिल्कुल राज्यों और केंद्रों के बीच में किया गया है। तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे यहाँ है ना, न्यायपालिका किसी के अधीन तो है नहीं। और 5वां जो है प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, ठीक है। तो विशेषताओं में से सही है। 5वां जो है प्रधानमंत्री का नेतृत्व नहीं बल्कि संघीय प्रणाली की बात कर रहा है, तो लिखित संविधान, ठीक है। शक्तियों को बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका और लिखित संविधान, शायद जल्दी में हुआ होगा इसलिए हो सकता है न समझ में आया। तो ये जाने रहिएगा, ये तीनों खासियत है, ठीक है। कुछ विशेषताएं हैं संघात्मक शासन की, जैसे 2 सरकारें होती हैं, राज्य केंद्र की अलग, शक्तियों का विभाजन होता है, और संविधान को सर्वोच्च माना जाता है, और लिखित संविधान है, और स्वतंत्र न्यायपालिका है। चलिए, नियंत्रक लेखा परीक्षक जिसे हम कैग कहते हैं द्वारा की गई टिप्पणियों पर उचित कार्रवाई करने की मूल जिम्मेदारी किसकी होती है? राष्ट्रपति की। उच्चतम न्यायालय को संसद में, राष्ट्रीय विकास परिषद में, मतलब राष्ट्रपति में निहित होती है कैग की टिप्पणियों पर उचित कार्रवाई करने का, कि न्यायालय को, कि संसद को, कि राष्ट्रीय विकास परिषद? संसद, ठीक है। हाँ, अनुच्छेद 151 के तहत संसद में इन्हें निहित होती है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में निदेशित कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया गया है? सीमेंट, स्टील, सॉफ्टवेयर, कोयला, ठीक है। कोर उद्योगों में भारत में, क्योंकि आप जाने कोयला, स्टील और सीमेंट ये है, सॉफ्टवेयर भारत के कोर उद्योग में नहीं है ना। भारत के जो है वो उस तरह का कोर उद्योग में नहीं है ना। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और उर्वरक, सीमेंट, विद्युत, इलेक्ट्रिक, ये सारी चीज़ें 8 चीज़ें हैं वो कोर उद्योग में आती हैं। ये करंट का था नवंबर वाला, ये भी करंट का है। अब अगला देखिए, निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सा एक लघु बचत योजनाओं में सम्मिलित नहीं है? लघु बचत योजना, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक बचत खाता, सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रपत्र, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र बैंक बचत खाता लघु बचत योजना में शामिल नहीं है, बाकी पेंशन वेंशन वाला सब है। ये भी जो है ग्लोबल 100 इंडेक्स, वो ग्लोबल फॉर्च्यून की सूची में दुनिया की 500 बड़ी कंपनियों, कितनी कंपनियां थी भारत की? तो 15 का पूछा है, 15 में 7 कंपनियां थी, ठीक है। ये भी करंट का है, ठीक है, ये भी करंट का है, वो भी करंट का है। खेल रत्न पुरस्कार 2015 किसके नाम संस्तुति की गई? ठीक है, तो दीपिका पल्लिकर, विकास गोड़वा, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, ठीक है। तो उस समय जो है खेल रत्न जो है सानिया मिर्जा को मिला था, लेकिन 2015 की बात है, ठीक है। अभी जो है तमाम पुरस्कार दिए गए, जिसमें रानी रामपाल को मिला, आपका जो है रोहित शर्मा को मिला, ठीक है, खेल वाला जो पुरस्कार होता है। तो फिलहाल वो सब चर्चा हम करेंगे जब पुरस्कारों की बात करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद। हिंदुस्तानी न्यूज़ पॉइंट में हार्दिक स्वागत है।